जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ड्रीमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रिक्शन के रिगार्डिंग। फ्रिक्शन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रिक्शन हमारे लिए किस तरीके से ब्लास्टफुल और किस तरीके से हमारे लिए हार्मफुल होता है। इन सभी बातों पर डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रिक्शन आपके लिए आपके दैनिक जीवन में किस तरीके से रोल प्ले करता है, ये सारी कहानी हम बात करेंगे। और फ्रिक्शन पर क्वेश्चन की अप्रोच, चाहे वो आपकी थ्योरी वाली हो, चाहे वो आपकी न्यूमेरिकल की अंडरस्टैंडिंग हो, उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है। क्वेश्चन टू हमारे सामने कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट क्वेश्चन की अप्रोच को भी हम इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप सभी प्यारे बच्चों ने मोमेंटम की क्लास को बहुत सारा प्यार दिया था और ये वीडियो भी आप सभी प्यारे बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि फ्रिक्शन होता क्या है। आइए, जब भी हम फ्रिक्शन की बात करते हैं मेरे बच्चे, तो फ्रिक्शन जो है वो आपका एक तरीके से, जैसे अगर मान लो आपने कहा सर एक बॉडी ये है और एक बॉडी आपके सामने ये है, ठीक है। मतलब क्या है कि सर हमारे सामने सर ये बॉडी है, कुछ इस तरीके से रखी हुई है और मुझे क्या करना है सर, मुझे इस बॉडी को यहां से पुश करना है। तो अगर आप इस पर हल्का सा फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी आगे की तरफ मूव नहीं करेगी। इसका मतलब यह है कि सर इन दोनों सरफेस के बीच में कोई ना कोई ऐसा रेजिस्टिंग फोर्स जरूर है जो इस बॉडी को पीछे की तरफ धकेल रहा है, और उसी को हम किस नाम से जानते हैं? फ्रिक्शन फोर्स के नाम से जानते हैं। मतलब यहां पर आप जरा ध्यान से सुनिएगा कि फ्रिक्शन फोर्स एक प्रकार का अपोजिंग फोर्स होता है, और ये किसका अपोज करता है, या हम इसी को और किस नाम से जानते हैं? बोलिए फटाफट से। या हम इसी को रेजिस्टिंग फोर्स के नाम से भी जानते हैं। रेजिस्ट का मतलब होता है विरोध करने वाला, अपोज करने वाला। किसका अपोज करेगा सर? सर आपका आंसर होगा सर जो इन दोनों बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा था उसका क्या करेगा? अपोज करेगा। तो लिखेंगे यहां पर अपोजिंग और रेजिस्टिंग फोर्स जो होता है इसी को हम किस नाम से जानते हैं, है ना? किसका अपोज करेगा? रिलेटिव मोशन का। बोलो बात क्लियर, यस और नो? अगला पॉइंट सर, हम फ्रिक्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो फ्रिक्शन आपका जो कहां पर हमारे लिए ब्लास्टफुल होता है और कहां पर हमारे लिए हार्मफुल होता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पर फ्रिक्शन जो होता है जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लो एक बॉडी ये रखी है, सॉलिड और सॉलिड बॉडी है, इन दोनों के बीच में जो रजिस्टिंग फोर्स होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? सर हम उसको बोलते हैं फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? अगर आप बात करेंगे सर लिक्विड और आपके सॉलिड के बीच में बात करते हैं तो हमारे सामने कौन सा रेजिस्टिंग फोर्स लगता है? और लिक्विड, आपने ऐसा भी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा कि सर जो हमारे सामने पानी फ्लो कर रहा है ये ऊपर की तरफ वाली लेयर ज्यादा तेजी से फ्लो करती है और नीचे वाली लेयर कम तेजी से फ्लो करती है। इसका मतलब ये है कि सर यहां पर जो बॉटम मोस्ट लेयर है, कोई ना कोई ऐसा फोर्स जरूर है जो इस बॉडी को क्या कर रहा है? पीछे की तरफ धकेल रहा है। तो लिक्विड और लिक्विड की एडजेसेंट लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसी को हम किस नाम से जानते हैं सर? विस्कस फोर्स के नाम से जानते हैं। बोलो बात क्लियर, यस और नो? सर सॉलिड और लिक्विड के बीच में जो रेजिस्टिंग फोर्स लगेगा उसको हम किस नाम से जानेंगे? सर उसी को हम किस नाम से जानते हैं? ड्रैग फोर्स के नाम से जानते हैं। बोलो बात क्लियर, यस और नो? मान लीजिए अगर मैंने आपसे कहा कि सर मेरे सामने एक ऑब्जेक्ट है, वो एयर में लिक्विड जो होता है, लिक्विड और लिक्विड ये फ्लूइड जो होता है मेरे बच्चे, ये भी जरा ध्यान से सुनेंगे। लिक्विड और एयर को ही हम क्या बोलते हैं बच्चे? फ्लूइड के नाम से जानते हैं। बोलो बात क्लियर, यस और नो? अब हम बात करेंगे कि सर फ्रिक्शन जो होता है वो हमारे लिए डेफिनेटली, अभी तक की बात में आपको यही समझ में आया कि सर फ्रिक्शन जो होता है वो एक प्रकार का अपोजिंग या रिटार्डिंग फोर्स होता है जो बेसिकली क्या करता है? रिलेटिव मोशन का क्या करता है? अपोज करता है। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक ब्लॉक ऐसे करके रखा हुआ है और ये बॉडी पर आगे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा सर? अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मान लो
जो बॉडी पर फोर्स लग रहा है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा? आगे की दिशा में। मान लीजिए ये वर्टिकल वॉल है और ये बॉडी इस तरीके से प्लेस है, तो इसका वेट की वजह से नीचे जाना चाहेगा और फ्रिक्शन इसका क्या करेगा भैया? अपोज करेगा। बोलो बात क्लियर, यस और नो? मतलब बेसिकली आपको ये याद रखना है, फ्रिक्शन जब भी वर्ड आएगा तो आप याद रखेंगे कि सर ये क्या करता है? रिलेटिव मोशन का क्या करता है? अपोज करता है। आइए अब हम देखते हैं कि सर फ्रिक्शन फोर्स होता है वो हमारे लिए एक नेसेसरी इवल का मतलब क्या है कि सर ये मेरे लिए एक तरीके से बोल सकते हैं हेल्पफुल भी है और कैसा है मेरे बच्चे? हार्मफुल भी है। सर अगर मैं हेल्पफुल वाली कंडीशन को लेकर चलता हूं, मान लीजिए अगर आपको कहां पर चलना है मेरे बच्चे? क्लाइंब पर चढ़ना है, मतलब माउंटेन पर चढ़ना है। अगर आपको माउंटेन पर चढ़ना है तो आप मुझे ये बताइए कि फ्रिक्शन फोर्स आपको ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? तो आप क्या कहेंगे? सर यहां पर हमें फ्रिक्शन फोर्स क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। सिंपल सी बात है भैया, अगर मेरे सामने जो ये सरफेस होगा, अगर ये चिकना सरफेस होगा, स्मूथ सरफेस होगा, तो मैं यहां से क्या हो जाऊंगा? स्लाइड डाउन होकर नीचे गिर जाऊंगा। फ्रिक्शन फोर्स ही मुझे क्या करता है? क्लाइंबिंग में या यू कैन से दैट वॉकिंग में क्या करता है? हेल्प करता है। यानी कि यहां पर हमें फ्रिक्शन फोर्स क्या चाहिए? सर ज्यादा चाहिए। बोलो बात क्लियर, यस और नो? मान लीजिए अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां पर मैंने इसको पकड़ रखा है, तो अगर इसके अंदर रफनेस नहीं होगी तो हो सकता है ये मेरे सामने झटक कर गिर जाए। बात क्लियर है, यस और नो? मतलब इसके स्लिपिंग होने के चांसेस ज्यादा हों। तो यानी कि किसी भी बॉडी को अगर आपको होल्ड करना है तो भी हमें क्या कर चाहिए? उसमें रफनेस ज्यादा चाहिए होती है। आपने देखा होता है इसी वजह से जो हमारे सामने नर्लिंग ऑपरेशन जो होता है वो कुछ इस तरीके से परफॉर्म करा जाता है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं आपसे बात करता हूं फ्रिक्शन फोर्स की, जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल में आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से एक रबड़ लगी होती है ब्लैक कलर की, जो क्या करती है, जिसे हम ब्रेक शू के नाम से जानते हैं, जो क्या करती है? इस बॉडी को क्या करती है? रोकने की मदद करती है। फ्रिक्शन फोर्स यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मतलब यहां से इतनी बात समझ में आती है कि सर हमें फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। अगर फ्रिक्शन फोर्स ऐसी जगह बताइए जहां पर फ्रिक्शन फोर्स की रिक्वायरमेंट कम होती है, जैसे अगर आप बात करेंगे, सर मैंने कहा फ्रिक्शन फोर्स मुझे कम चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स कम चाहिए, जैसे मान लीजिए आपने फ्रिक्शन फोर्स कम चाहिए, ये पुली है और पुली से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे करके खींच रहे हैं, मान लो बाल्टी से ऐसे करके पानी निकाल रहे हैं, तो अगर यहां पर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो आपको फोर्स भी क्या लगाना पड़ेगा? ज्यादा लगाना पड़ेगा। बोलो बात क्लियर, यस और नो? यानी कि यहां पर हम चाहेंगे फ्रिक्शन फोर्स क्या हो मेरे बच्चे? कम से कम हो। दूसरा पॉइंट अगर मैं आपसे बात करता हूं कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कम से कम कब होना चाहिए, मतलब ये आपके हार्मफुल वाली कंडीशन है। जैसे मान लो कोई मशीन चला रहे हैं आप या गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी गड़ 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 आवाज चल रही है, तो आप क्या करते हैं? आप उसको किसके पास ले जाएंगे? मैकेनिक के पास। मैकेनिक क्या करेगा सर? उस पर लुब्रिकेंट लगाएगा, ग्रीस लगाएगा। अरे बोलो बात क्लियर, यस और नो? और वहां पर क्या करता है, या उसकी यू कैन से दैट कि बियरिंग को चेंज कर देता है। कहते वो कहता है कि सर आपने जो ये बियरिंग है वो खराब हो चुकी हैं। कुछ इस तरीके से स्टील बॉल्स होती हैं। बोलो बात क्लियर, यस और नो? तो यानी कि फ्रिक्शन फोर्स हमारे लिए कहीं पर तो हमें रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है और कहीं पर हमें रिक्वायरमेंट कम होती है। दैट्स वाई हम फ्रिक्शन फोर्स को नेसेसरी इवल के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट, अगर मैं आपका थोड़ा सा फ्रिक्शन के बारे में देखूं कि सर जो हमारे सामने जो सरफेस थे, सर इसमें क्या ऐसी चीज है कि अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो ये बॉडी एक साथ आगे नहीं जा रही है, कुछ एक सर्टेन लिमिट के बाद या सर्टेन अप्लाइड फोर्स के बाद ये बॉडी आगे की तरफ टेंड हो रही है। तो मतलब जरा ध्यान से सुनेंगे, सर मैंने ये था मेरे सामने सरफेस था और ये सर मेरे सामने बॉडी थी। इस बॉडी की और जो हमारे सामने इन दोनों के बीच में, ये इसका मैं जूम व्यू यहां पर आपको लेकर आया हूं, इनके बीच में क्या होती है? इंटरलॉकिंग होती है। और क्या होती है सर? इनके बीच में क्या होती है? दोनों सरफेस के बीच में क्या होती है? बॉन्डिंग होना स्टार्ट हो जाती है। भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं यहां पर पहले बॉन्डिंग की बात कर लेते हैं कि सर अगर मेरे सामने यहां पर बॉडी कुछ इस तरीके से रखी है, तो ये बॉडी क्या कर रही है? इस सरफेस पर प्रेशर अप्लाई कर रही है दबा के। बोलो बात क्लियर, यस और नो? मतलब क्या है? इसके जो सरफेस के
जो पार्टिकल्स होंगे या यू कैन से दैट जो जो सरफेस का नेचर होगा वो ये डिफरेंट पार्टिकल होने की वजह से इसमें क्या हो जाएगा, एडहेसिव बॉन्ड लगना स्टार्ट हो जाएगा। एडहेसिव बॉन्ड की वजह से यहां पर होगा क्या, जो हमारे सामने एक टेम्पररी बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा जो ड्यू टू द कॉन्टेक्ट सरफेस पे हाई प्रेशर की वजह से, और यही किसको लीड करेगा सर, फ्रिक्शन को लीड करता है। बात क्लियर है ये सर? नो। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे सामने, इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग का मतलब क्या है कि सर इस सरफेस का अगर मैं बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखूंगा तो इसका जो सरफेस की इरेगुलरिटीज होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, और नीचे वाली बॉडी की भी इरेगुलरिटीज कुछ इस तरीके से होगी। दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ क्या कर जाएंगे, ओवरलैप्ड कर जाएंगे, मतलब इंटरमिक्स होना चाहेंगे। इंटरलॉकिंग हो जाएगी जिसकी वजह से, और या इरेगुलरिटीज हो जाएगी जो किसको लीड करेगी भैया, फ्रिक्शन को लीड करती है। बोलो बात क्लियर, यस और नो? तो अगर कोई आपसे पूछने लग जाए कि सर फ्रिक्शन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, तो आप बोलेंगे सर दो रीजन होते हैं, एक तो हमारे सामने टेम्पररी बॉन्ड फॉर्म्ड हो जाते हैं, दूसरा पॉइंट क्या बोलेंगे सर, जो इनके बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है ड्यू टू द इरेगुलरिटी ऑफ द सरफेस की वजह से। बात क्लियर है क्या? आगे अब मैं आपको थोड़ा से बताता हूं कि सर स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, टाइप ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने आपसे कहा सर ये है मेरे सामने कोई बॉडी है और ये बॉडी इस सरफेस पर कुछ इस तरीके से रखी हुई है, आपने इस पर लगाया मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, और फ्रिक्शन फोर्स की यहां पर जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो कितनी थी मेरे बच्चे, यहां पर 20 न्यूटन थी। आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो आप मुझे इस बात को सोचकर बताएंगे क्या ये बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी क्या? आप बोलेंगे नहीं सर। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि सिंपल सी बात है, जब आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स कहेगा अच्छा तूने मेरे ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो मैं भी तेरे ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा। बात क्लियर है ये सुनो? फ्रिक्शन फोर्स यहां पर मैक्सिमम लीड ना करके यहां पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 न्यूटन के बराबर हो जाएगी। बात क्लियर है ये सुनो? अगर मैं आपसे कहता हूं कि सर मैंने जो अप्लाइड फोर्स है वो यहां पर बढ़ाकर कितना कर दिया है, 15 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स कहेगा अच्छा तुमने हमारे ऊपर 15 न्यूटन का फोर्स लगाया तो हम भी तुम्हारे ऊपर कितने न्यूटन का फोर्स लगाएंगे सर, 15 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? सभी लोगों को बात समझ में आनी चाहिए भैया, क्लियर है भैया? अब हमारे सामने इस स्थिति में बॉडी कौन सी कंडीशन में रहेगी, बॉडी रहेगी रेस्ट कंडीशन पे, और रेस्ट कंडीशन पर जो हमारे सामने फ्रिक्शन लगता है उसी को हम किस नाम से जानते हैं, बोलिए फटाफट से, उसी को हम बोलते हैं सर, उसी को हम किस नाम से जानते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। अगर मान लीजिए आपने यहां पर फोर्स लगाया 20 न्यूटन का, जो अप्लाइड फोर्स है वो आपने यहां पर लगाया सर 20 न्यूटन का, अब क्या होगा सर, अब होगा सर हमारे सामने कि सर फ्रिक्शन फोर्स कहेगा कि आपने हमारे ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स लगाया तो हम भी क्या करेंगे, 20 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। उस टाइम फ्रिक्शन फोर्स जो है वो आपका मैक्सिमम टेंडेंसी से अपोज करना स्टार्ट कर देगा, और उसी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को हम किस नाम से जानते हैं सर, उसी मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? अगला पॉइंट सर, अगर मान लीजिए आपने फोर्स लगाया सर 25 न्यूटन का, तो फ्रिक्शन फोर्स इस बार 25 न्यूटन का फोर्स नहीं लगा पाएगा क्योंकि उसकी इतनी टेंडेंसी नहीं है, मैक्सिमम यहां पर अपोजिंग जो लग सकता था वो 20 न्यूटन का ही लग सकता था। तो यानी कि अगर मुझे ऑब्जेक्ट पर 25 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना न्यूटन का लगेगा, आपका आंसर होगा सर ये अभी भी 20 न्यूटन का ही लगेगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम अपोज करने की टेंडेंसी कितनी है भैया, 20 न्यूटन है। तो यानी कि ये बॉडी जो होगी ये कितने न्यूटन से आगे बढ़ेगी, आपका आंसर होगा 25 माइनस 20, तो कितने न्यूटन से आगे बढ़ेगी, आपका आंसर होगा 5 न्यूटन से ये बॉडी आगे बढ़ती है। जब आगे बढ़ती है, मूविंग कंडीशन पर आ जाती है, तो उस टाइम हमारे सामने कौन सा फ्रिक्शन लगता है, उसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। तो आप देख पा रहे हैं जो हमारे सामने जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या कर रहा है, वो अपने आप को बैलेंस कर रहा है। बैलेंस करने का मतलब क्या है, इसी को हम किस नाम से जानते हैं, अपने आप से सेल्फ एडजस्ट कर रहा है। आपने 10 का लगाया, उसने कहा मैं भी 10 का लगाऊंगा, आपने 15 का लगाया, उसने कहा मैं भी 15 का लगाऊंगा। इसी वजह से हम उसको सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स के नाम से भी जानते हैं। क्या मेरी बात सभी लोगों को समझ में आती है, यस और नो? क्लियर है भैया? अच्छा,
आगे बढ़ते हैं सर, हम इसकी वैल्यू जो होती है वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये भी हम जानेंगे। बस आपको धैर्य रखना है, बस ध्यान रखिएगा। अगर जिंदगी में अगर आपको मेरा मानना ये है कि अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए आपको पूरा अपना डेडिकेशन देना पड़ेगा, दिल और दिमाग दोनों लगाने पड़ेंगे भैया, तभी काम चलेगा। चलिए आइए आगे क्या कह रहा है सर, फ्रिक्शन फोर्स में और इसमें किस तरीके से ग्राफ बनता है। जरा ध्यान से सुनिए, ये ग्राफ बिल्कुल सटीक है। मैं इससे पहले यहां पर ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं अप्लाइड फोर्स, और पहले आपको समझाऊंगा किस तरीके से ग्राफ बनना चाहिए था और बना किस तरीके से है। मान लीजिए आपने यहां पर ग्राफ प्लॉट करा है सर, ये है मेरे सामने अप्लाइड फोर्स और ये हो गया मेरे सामने फ्रिक्शन फोर्स। बोलो बात क्लियर, यस और नो। आपने लगाया 5 न्यूटन का फोर्स तो फ्रिक्शन फोर्स ने कहा सर हम भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा देंगे। आपने कहा हम 20 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितने न्यूटन का लगाता सर, 20 न्यूटन का लगाता। बोलो बात क्लियर, यस और नो। यानी कि यहां पर जो आपको जो वेरिएंट देखने को मिलेगा वो आपको लीनियर वेरिएशन देखने को मिलेगा। बात क्लियर है, यस और नो। इस स्थिति में हमारे सामने फ्रिक्शन फोर्स जो है वो अपनी मैक्सिमम लिमिट पर पहुंच चुका है, या यू कैन से दैट कि मैक्सिमम टेंडेंसी अपोजिंग नेचर में पहुंच चुका है। अगर आप यहां पर इस केस में अब आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाइए, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू यहां पर बढ़ेगी नहीं। फ्रिक्शन फोर्स यहां पर कितने से अपोज करना चाहिए था, 20 न्यूटन से ही अपोज करना चाहिए था। हमारे अकॉर्डिंग यहां पर ग्राफ कुछ इस तरीके से बनना चाहिए था, पर हुआ क्या कि सर इसको थोड़ा सा और अच्छे लेवल पर देखा गया तो हमें पता चला कि सर ये जो हमारे सामने, ये जरा ध्यान से, ये ग्राफ हमारे सामने ऐसे नहीं आता है, ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से आता है। जरा ध्यान से सुनेंगे कैसे। सर हुआ क्या, जब आपने यहां पर जीरो था तो फ्रिक्शन फोर्स, जब कोई बॉडी रखी हुई थी तो फ्रिक्शन फोर्स का मान था 0। यहां पर आपने 15 न्यूटन का फोर्स लगाया तो 15 का लग गया, 20 न्यूटन का फोर्स लगाया तो सर 20 न्यूटन का यहां पर मैक्सिमम फोर्स यहां पर आपके सामने कुछ इस तरीके से लग चुका है। बात क्लियर है क्या। अब हुआ क्या, इस केस में यहां से लेकर यहां तक, ए से लेकर बी तक जो बॉडी है वो कौन सी कंडीशन पर है, आप बोलेंगे सर रेस्ट कंडीशन पर है। और रेस्ट कंडीशन पर जो हमारे सामने फ्रिक्शन लगता था उसको अभी हमने पीछे वाली स्लाइड में देखा था, उसको हमने किस नाम से जाना था सर, आप बोलेंगे सर उसको हमने स्टैटिक फ्रिक्शन के नाम से जाना था। बात क्लियर है क्या। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसी वैल्यू को हम किस नाम से जानते हैं, आपका आंसर होगा सर हम उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। अब इस केस में हमारे सामने बॉडी मूव नहीं करी है, जस्ट टेंड टू मूव की कंडीशन पे है। अब हुआ क्या, यहां पर हमारे सामने बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब हमारे सामने बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज। यहां पर हुआ क्या, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पर कंटिन्यूअसली मूव करेगी तो होगा क्या, जो इसकी बॉन्डिंग है, जो ये इसकी इरेगुलरिटीज हैं, ये क्या हो जाएंगी मेरे बच्चे। अभी तो आपको बिल्कुल फ्रेश दिखाई दे रही थी, सरफेस एकदम बढ़िया से था, तो उस टाइम हमारे सामने क्या होगा भैया, उतनी अच्छी यहां पर स्टार्टिंग में इंटरलॉकिंग बहुत अच्छी होगी। जब ये बॉडी कंटिन्यूअसली इस पर मूव करेगी, रगड़ेगी यहां पर, तो क्या होगा, ये हमारे सामने कुछ इस तरीके से ये जो इनकी इरेगुलरिटीज हो जाती हैं वो स्लाइटली आपको डाउन देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से यहां पर फ्रिक्शन फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू से ना लगकर हमारे सामने स्लाइटली कुछ हल्की वैल्यू पर लगता है। और जब हमारे सामने बॉडी कौन सी कंडीशन पर होती है, इस कंडीशन पर हमारे सामने बॉडी जो फ्रिक्शन होता है वो मैक्सिमम टेंडेंसी से अपोज ना करके अपनी स्लाइट वैल्यू गिराता है। उसके बाद जब बॉडी मूविंग कंडीशन पर आ जाती है तो हमारे सामने फ्रिक्शन फोर्स क्या लगता है, यहां पर इस फ्रिक्शन फोर्स को ही हम किस नाम से जानते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। और बॉडी क्या करेगी, इस केस में मूव करती है। तो यानी कि आपको यहां से एक बात समझ में आती है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमेशा आपकी बड़ी होगी, किससे, काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ी होती है। बात क्लियर है, यस और नो। भाई आप ऐसा भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं एक स्प्रिंटर हूं और मैं भागना स्टार्ट करता हूं, उसने कहा कि आपको अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी से भागना है। अगर मैं मैक्सिमम वेलोसिटी से, मान लो मैं आपके 5 मीटर पर सेकंड से भागता हूं, मान लीजिए इतना वैसे भागता हूं, ठीक है, जो कि पॉसिबल है,
ठीक है, मैं 5 मीटर पर सेकंड से भागता हूं, मैंने 5 मीटर, उसने कहा 5 मीटर पर सेकंड से ही भागना है। अब मैंने देखा यार मैं 5 मीटर अपनी मैक्सिमम टेंडेंसी भागूंगा तो हो सकता है थोड़ी देर बाद आगे चलकर क्या हो जाऊंगा, हो सकता है गिर जाऊं, थक जाऊं, है ना। तो इस केस में मैं अपनी वैल्यू को, और मुझे रुकना भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा इस केस में, अपने 5 मीटर पर सेकंड से ना भागकर मैं हल्की सी वैल्यू को डाउन करूंगा और 4.5 या 4.7 मीटर पर सेकंड से धीरे धीरे, वो मेरे लिए ज्यादा कंफर्टेबल वाली कंडीशन होंगी। बोलो बात क्लियर, यस और नो। यानी कि इसका मतलब यह है कि सर कोई भी वैल्यू जब हमारे सामने, अब अगर अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर ही कंटिन्यूअसली अपोज करती रहेगी तो हमारे सामने क्या होगा, वहां पर हमारे सामने एक ब्रेकिंग कंडीशन आ जाएगी। और ब्रेकिंग कंडीशन पर वैल्यू क्या हो जाती है भाई, सिंपल सी बात है, अगर आपसे 24 घंटे कहा जाए तो आप इफिशिएंटली नहीं पढ़ पाएंगे। तो उसके लिए क्या राज है सर, उसके लिए यही राज है कि आप वहां पर 24 घंटे ना पढ़ के एक हल्का सा कम गैप लेकर थोड़ा सा जब आप पढ़ेंगे तो कुछ अच्छे से एफिशिएंसी के साथ पढ़ेंगे। बात क्लियर है ये सर नो। उम्मीद करूंगा कि जो भी मैंने आपको समझाना चाहा है वो आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है भैया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स दो बात पर डिपेंड करता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे सर। एक तो डिपेंड करता है कि सर ये जो बॉडी रखी है वो कौन से सरफेस पर रखी है जिसके द्वारा कौन सा लगता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है। इसका वेट कहां लगेगा सर, वेट ऑलवेज भी एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और इसकी इरेगुलरिटीज पर भी डिपेंड करेगा, इंटरलॉकिंग पर डिपेंड करेगा, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी टेम्परेरी बॉन्ड उस पर भी डिपेंड करेगा। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स जो है आप बोल सकते हैं डिपेंड ऑन दी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पर डिपेंड करता है, जो बॉडी क्या होती हैं आपस में कांटेक्ट पर होती हैं। अगर यहां पर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाता हूं तो यहीं पर आप एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको आप किस नाम से जानते हैं, बोलिए फटाफट से, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। अगर यहां पर आपके सामने मूविंग कंडीशन पर है, रेस्ट कंडीशन पर है तो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा और म्यू एस यहां पर आएगा। अगर बॉडी मूव कर रही है तो यहां पर हमारे सामने कौन सा फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, और ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ही यहां पर आपको देखने को मिलेगा। बात क्लियर है यस और नो। यानी कि कहने का मतलब यह है कि सर जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो आपका दो बात पर डिपेंड करता है। एक तो किस पर डिपेंड कर रहा है, म्यू पर डिपेंड कर रहा है, और एक किस पर डिपेंड कर रहा है, एन पर डिपेंड कर रहा है। एन का मतलब है यहां पर एक रिएक्शन फोर्स पर डिपेंड करता है। दूसरी बात क्या है, यहां पर आपके म्यू पर भी डिपेंड करता है। और म्यू जो है वो किस बात पर डिपेंड करता है, इसको भी हमें ध्यान से समझना है। म्यू इस बात पर डिपेंड करता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे, कि म्यू इस बात पर डिपेंड करता है कि सर जो आपके सामने सरफेस है, ये मान लो पहला सरफेस है, मान लीजिए ये आपके सामने वुडन था, वुडन ब्लॉक था, और ये आपके सामने क्या था, स्टील बॉडी। ये स्टील बॉडी और ये जो होगा ये आपका वुडन ब्लॉक जो होगा, इनके सरफेस पर, नेचर ऑफ द सरफेस पर भी डिपेंड करेगा कि कौन कौन से नेचर जो है सरफेस के वो कांटेक्ट में आ रहे हैं। मतलब क्या है, वुडन और स्टील पर अलग लगेगा। अगर मैं यहीं पर रबड़ 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 कह देता हूं, यहां पर रबर है ये, इस रबड़ पर अगर मैं स्टील की ब्लॉक रखता हूं तो वहां पर फ्रिक्शन कुछ और लगेगा। यानी कि नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है। कौन डिपेंड करता है, म्यू एस, या हम जिसी को कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं, या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। आप लिख लीजिएगा म्यू एस डिपेंड ऑन, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, डिपेंड ऑन दी, किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ दी मटेरियल पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपने यहां पर ये रबड़ है और इस रबड़ पर आप स्टील को एक बार ऐसे प्लेस करते हैं और एक बार आप ऐसे प्लेस करते हैं, बोलो बात क्लियर यस और नो। मतलब क्या है, यहां पर भी स्टील है और यहां पर भी स्टील है, और इन दोनों पे कांटेक्ट एरिया क्या है मेरे बच्चे, ये अलग अलग हैं। अगर ये कांटेक्ट एरिया अलग अलग हैं तो यानी कि इसका मतलब ये है इन दोनों के लिए जो म्यू होगा उसका मान कैसा होगा मेरे बच्चे, म्यू का मान होगा इन दोनों के लिए सेम। यानी कि इसका मतलब ये है कि सर ये किस पर इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑन एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट। एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा प्लेस्ड है। अगर सेम मटेरियल है, स्टील को चाहे मैं ऐसे लैंडस्केप में प्लेस करूं चाहे वर्टिकल में प्लेस करूंगा, तो हमारे सामने म्यू एस जो आएगा दोनों कंडीशन पे कैसा आएगा मेरे बच्चे, सेम ही आएगा। बात क्लियर है क्या? यानी कि हमारे सामने कुछ इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे
कि सर जब बॉडी रेस्ट पर होती है तो हमारे सामने फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकाला जाता है, जब बॉडी हमारे सामने मूविंग कंडीशन पर होती है, जस्ट टेंड टू मूव करती है तो कैसे निकाला जाता है, जरा ध्यान से सुनेंगे। सर ये है हमारे सामने बॉडी रेस्ट पर है, आपने अप्लाइड फोर्स लगाया F और फ्रिक्शन फोर्स लगा F। बोलो बात क्लियर, यस और नो। यानी कि हमारे सामने यहां पर जो नेट फोर्स निकाला जाएगा वो यहां पर कितना होगा भैया, 0, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू को क्या करता रहेगा, एडजस्ट करता रहेगा, और यहां पर एक्सेलरेशन का मान भी कितना होगा, 0। बोलो बात क्लियर, यस और नो। जब हमारे सामने बॉडी क्या रहेगी और यहां पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू किस तरीके से निकाली जाएगी, आपका आंसर होगा म्यू एस इंटू एन के बराबर। म्यू एस क्या है यहां पर, आप बोलेंगे सर जो म्यू एस है यहां पर, म्यू एस है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं, और यही फ्रिक्शन फोर्स इस बात पर डिपेंड करता है, वो आपको कुछ इसकी एक सर्टेन वैल्यू जो होगी वो यहां पर इसको लेनी पड़ेगी। अगर मैं आपसे कहता हूं कि सर बॉडी जो है वो आपकी मूविंग कंडीशन पर आने वाली है, जस्ट टेंड टू मूव की कंडीशन पर आने वाली है, मतलब एफ जो है कैपिटल एफ स्मॉल एफ की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर हो जाएगा। इस केस में फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकाला जाएगा, म्यू इंटू एन, और ये जो म्यू की वैल्यू होगी यहां पर स्टैटिक वाली ही होगी, क्योंकि बॉडी अभी मूव नहीं करी है, जस्ट टेंड टू मूव की कंडीशन पर है, यानी कि यहां पर म्यू एस जो है वो मैक्सिमम कंडीशन का ही आएगा। और एन को हम कैसे बैलेंस करते हैं, मुझसे बोलिएगा फटाफट से, एन बैलेंस हो जाता है सर mg के बराबर हो जाता है, और इस केस में भी नेट फोर्स कितना रहेगा सर, 0 ही रहेगा। क्या मेरी बात सभी लोगों को समझ में आती है, यस और नो? भैया देखो, अगर आपको चीजें समझ में आती हैं तो डेफिनेटली आप ये समझिए कि आपको चीजें कनेक्ट करना आती हैं। जिसको फिजिक्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को डेडिकेट करना पड़ेगा। किसी भी एग्जाम के लिए या किसी भी पेपर के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, आपको जब तक आप उसमें घुसेंगे नहीं, आप उसको फील नहीं करेंगे, तब तक आपको वहां से वो आपसे दूर ही रहेगी। बात क्लियर है, ये सर नो? चलिए अगला बात करते हैं। सर अगर बॉडी मूविंग कंडीशन पर आ जाती है तो हमारे सामने मान लीजिए आपने 25 न्यूटन का लगाया था, फ्रिक्शन फोर्स याद करिएगा सर कितने न्यूटन का लगा था, 20 न्यूटन का फोर्स, तो यहां पर नेट फोर्स कितना लगा कर आया था, 5 न्यूटन। मतलब क्या है, जो नेट फोर्स निकाला जाएगा वो हम कैसे निकालेंगे, यहां पर कैपिटल एफ माइनस का फ्रिक्शन फोर्स की यहां पर मैक्सिमम वैल्यू से निकालेंगे। इस बार नेट फोर्स 0 नहीं होगा, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, आगे की तरफ मूव कर रही है। अगला पॉइंट, सर यहां पर हम एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, F बराबर क्या होता है मेरे बच्चे, मुझसे बोलिए फटाफट से, m इंटू ए के बराबर होता है। तो यहां पर एक्सेलरेशन यहां पर 0 भी नहीं होगा, कैपिटल F माइनस का स्मॉल f मैक्स, और अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, m के बराबर होगा। उम्मीद करता हूं कि सब बच्चों को स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और मूविंग फ्रिक्शन, या हम जिसी को स्लाइडिंग फ्रिक्शन के नाम से भी जानते हैं, वो आपको काइनेटिक फ्रिक्शन के नाम से भी जानते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। बात क्लियर है क्या? अच्छा, यहां पर याद रखेंगे फ्रिक्शन फोर्स के लिए हमें कैसे निकालना होगा। यहां पर फ्रिक्शन फोर्स निकाला जाएगा म्यू इंटू एन के बराबर, और फ्रिक्शन फोर्स का यहां पर म्यू कौन सा लिया जाएगा, आप बोलेंगे सर म्यू जो है वो उसका काइनेटिक फ्रिक्शन ही लिया जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ही लेंगे। तो मतलब यहां पर जो F है वो आपको F मतलब मैक्सिमम टेंडेंसी, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेरी करना पड़ेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, F माइनस का F के अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, M के बराबर हो जाएगा। बात क्लियर है, यस और नो? अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं भैया, क्योंकि बॉडी इस टाइम यहां पर मूव कर रही है, तो यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन ना लगकर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, आपका आंसर होगा सर काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। अगला पॉइंट बात करते हैं सर एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं। सदा एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद द नॉर्मल रिएक्शन, हमारे सामने उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। जरा ध्यान से सुनेंगे, मैं आपको एक छोटा सा फिगर बनाकर दिखाता हूं। सर ये बॉडी आपकी कुछ इस तरीके से यहां पर रखी हुई है, आपने कितना फोर्स लगाया, आपने लगाया F4, तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा सर, पीछे की डायरेक्शन में लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा सरफेस के कैसा लगता है, परपेंडिकुलर लगता है। अगर ऐसा सरफेस है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसा लगेगा, अगर ऐसा सरफेस है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसे लगेगा। बात समझ में आ जानी चाहिए भैया। यहां पर हमारे सामने और क्या होगा भैया, mg क्या लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से लगता है। बात क्लियर है क्या?
अगर मैं यहां पर बात करता हूं इन दोनों का फ्रिक्शन और नॉर्मल का जो रिजल्टेंट आएगा वो आपका कुछ यहां पर आएगा कुछ इस तरीके से। बात क्लियर है यस और नो? ये आपको पता होना चाहिए कि सर वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। अगर मैं वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स यहां से उठकर यहां पर जा सकता है। बात क्लियर है यस और नो? यानी कि फ्रिक्शन फोर्स यहां पर गया और इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम किस नाम से जानते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। बात क्लियर है यस और नो? अगेन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद द नॉर्मल रिएक्शन, रिजल्टेंट का नॉर्मल के साथ जो एंगल बना है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। यहां पर मैं इस ट्रायंगल में, मैं इस वाले ट्रायंगल में यहां पर tan थीटा लगाता हूं भैया। tan थीटा ग्रीन वाले ट्रायंगल में लगाएंगे तो कितना आएगा मेरे बच्चे, बोलिए। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, बेस। परपेंडिकुलर f अपॉन में कितना हो जाएगा, बेस आ जाएगा n के बराबर। अब यहां पर हमारे सामने tan थीटा और f का मान कैसे लिखते थे, म्यू इंटू n के बराबर। अभी हमने फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड देखा था कि फ्रिक्शन फोर्स को किस तरीके से कैलकुलेट करा जाता है। तो यहां से n से n कैंसिल आउट हो जाएगा तो म्यू किसके बराबर आ जाएगा भैया, tan थीटा के बराबर आ जाएगा। यानी कि अगर म्यू दिया हो तो भी आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं, अगर आपको f और n दिए हो तो भी आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन यहां पर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बात क्लियर है यस और नो? भाई इस बात पर लाइक बनता है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज की जब भी हम बात करते हैं, रिपोज का मतलब क्या होता है कि सर अगर मेरे सामने आपने सका कि सर मेरे सामने ये बॉडी थी, ये इस पर ऐसे करके रखी हुई थी। बात क्लियर है क्या? अगर मैं थोड़ा सा एंगल बनाऊंगा, देखो ये मेरे सामने स्लाइड कर नीचे गिर जाएगी। मतलब क्या है, जैसे जैसे आप इंक्लिनेशन बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे बॉडी अपने सेल्फ वेट की वजह से नीचे की तरफ स्लाइड डाउन करना स्टार्ट कर देती है। तो वो हमारे सामने इंक्लिनेशन प्लेन की वो हमारे सामने वैल्यू, वो मिनिमम वैल्यू जिस पर हमारे सामने बॉडी जस्ट स्लाइड होकर नीचे आ जाती है, उसी को हम किस नाम से जानते हैं, एंगल ऑफ रिपोज के नाम से जानते हैं। बात क्लियर है ये सर? तो आप लिख सकते हैं द एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन प्लेन at which the body begin to slide due to itself। itself मतलब यही कह सकते हैं due to itself, ऑन वेट की वजह से अपने आप स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, तो उसी एंगल को हम किस नाम से जानते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। बात क्लियर है ये सर? नो? अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे। हाँ जी बिल्कुल लाइव स्लाइड है आपके सामने, ठीक है। तो यहां पर सरफेस हमारे सामने कुछ इस तरीके से है, ये सरफेस ऐसे करके है, ठीक है भैया। अगर हमें मान लीजिए ये है आपके सामने, थीटा ले लीजिए, अल्फा ले लीजिए, अल्फा ले लीजिए क्योंकि हमने थीटा पीछे ले लिया था, ठीक है। अब ये हमारे सामने बॉडी कुछ इस तरीके से रखी है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा ऊपर, वेट लगा सर नीचे। मान लेते हैं ये एंगल आपके सामने अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी आपके सामने कितना होगा, थीटा। कैसे होगा सर? ये होगा आपके सामने 90, ये होगा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा के बराबर। मैंने आपको वेक्टर का रिजोल्यूशन सिखाया था, mg नीचे की तरफ आएगा तो ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, mg sin थीटा के बराबर। यहां पर बॉडी जस्ट टेंड टू मूव की कंडीशन पर आ गई है, तो यानी कि n जो होगा, na किससे बैलेंस होगा, आप बोलेंगे सर mg cos थीटा से बैलेंस होगा, और mg sin थीटा किससे बैलेंस होगा सर? आपका आंसर होगा सर ये तो हमारे सामने फ्रिक्शन के बराबर होता है। और फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड हम किस तरीके से निकालते थे, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड ऑन दी टू थिंग्स, और टू थिंग्स कौन कौन सी थी सर, म्यू इंटू एन के बराबर। क्या मैं एन की ये वाली वैल्यू उठाकर यहां पर पुट कर सकता हूं क्या? तो यहां पर थीटा, अच्छा थीटा ही लिया है क्या? चलिए थीटा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर थीटा 1 कर दीजिएगा, है ना। उसको अगर आपने थीटा लिया है तो यहां पर थीटा 1 कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो यहां से कितना आ जाएगा, mg sin थीटा 1 दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, किसके बराबर है, आप बोलेंगे सर mg cos थीटा 1 के बराबर। mg से mg कैंसिल आउट हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा 1। तो यानी कि tan थीटा 1 जो है, ये थीटा 1 मतलब वो एंगल जहां पर हमारे सामने बॉडी जो है वो अपने वेट की वजह से जस्ट टेंड टू स्लाइड की कंडीशन पर स्टार्ट करना
उस कंडीशन पर आ जाएगी तो यहां पर थीटा 1 जो है वो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, tan इनवर्स म्यू के बराबर होगा। यानी कि इस बात पर भी डिपेंड करता है, इंक्लिनेशन इस बात पर डिपेंड करता है, अगर सरफेस की स्मूथनेस हल्की होगी तो बॉडी जल्दी से स्लाइड कर आ जाएगी, अगर सरफेस की ज्यादा रफनेस होगी तो बॉडी को इंक्लिनेशन आप बढ़ाओगे फिर भी हमारे सामने बॉडी क्या होगी, हमारे सामने स्लाइड डाउन करेगी नहीं। इसका मतलब यहां पर हमने जितनी भी कहानी देखी, उम्मीद करूंगा कि चाहे वो फ्रिक्शन की, अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये प्लीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होती है। और आपके लिए ये याद रखिएगा, जब भी आपको एक बेसिक स्टार्ट करना होता है तो उसकी गहराइयों को, चीजों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। उम्मीद करूंगा कि जितना भी मैंने आपको समझा पाया हूं और वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच इसी प्रकार का प्यार देने के लिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे भैया, ये भी सुन लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जो आपने सीखा उसको अच्छे से किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, ये भी हम आपके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद ऑल ऑफ यू।